हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप कह सकते हो। जब कभी भी हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो वो सेम क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता। बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उसके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। मैं बार बार सभी बच्चों को यही बताती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। इस वजह से अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करा तो उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर फिर से क्वेश्चन आया तो आप उसको 100% करेक्ट कर सको। आज की वीडियो में हम फोकस कर रहे हैं CUET PG पे। CUET PG जल्दी ही होने वाली है, विद इन फ्यू वीक्स आपकी CUET PG की एग्जामिनेशन हो जाएगी। सो इसी वजह से हम आज लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 MCQs, और इसके साथ ही साथ उन 10 MCQs से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो सबसे पहला 11 क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए लाइव क्लास में, एंड आज की जो 10 क्वेश्चंस है हम रिकॉर्डेड वर्जन में करेंगे, क्योंकि जब लाइव क्लास होती है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बीच में वाईफाई नेटवर्क चला गया तो वो वीडियो वहीं पे एंड हो जाती है। इस वजह से ही सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कॉमेंट करके वैसे भी पूछ सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट मेंडल इज ट्रू। ठीक है, अब मेंडल के कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, मेंडल तो सबसे पहले क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने हमें दिए थे क्या, सम इम्पोर्टेंस जेनेटिक्स के लॉ, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। सबसे पहले हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद एक और रूल हम पढ़ते हैं, वो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड देन थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट लॉ मेंडल ने दिए थे, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है विच इज ट्रू अबाउट मेंडल, जो सही है। यहाँ पे आप ध्यान देना कि कई बार नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ये पूछा है कि क्या सही है मेंडल के लिए। कई बार आप क्वेश्चन देखोगे जिसमें ये पूछा होगा कि क्या गलत है। गिवन स्टेटमेंट से 3 स्टेटमेंट तो मेंडल के होंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट जो होगा वो मेंडल का नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है हिज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेर जनरली एक्सेप्टेड एट हिज टाइम। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। इरेज कर देती हूँ, मुझे करेक्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर मिसअंडरस्टैंड कर लोगे आप लोग। सेकेंड है ही डिस्कवर्ड लिंकेज। ही बिलीव दैट जेनेटिक ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स विल जनरली ब्लेंड इन देयर चिल्ड्रन। थर्ड है हिज प्रिंसिपल अबाउट जेनेटिक्स अप्लाई यूजुअली बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फोर्थ, हिज प्रिंसिपल अबाउट जेनेटिक्स अप्लाई यूजुअली बोथ इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। तो ये दोनों में ही अप्लाई होता है, एनिमल्स में भी अप्लाई होता है एंड प्लांट्स में भी अप्लाई होता है। मेंडल ने खुद पी प्लांट पे एक सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और फिर ये जो हमें 3 लॉज बताए थे वो दिए थे, तो वो एनिमल्स पे भी एप्लीकेबल है, प्लांट्स पे भी एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स बहुत सारे, जब भी कोई लॉ आता है तो उसके एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मेंडल के लॉ के भी एक्सेप्शन प्रेजेंट है, बट फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। हम एक एक करके बाकी की और जो ऑप्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। हिज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेर जनरली एक्सेप्टेड एट हिज टाइम, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पे इनके प्रिंसिपल एक्सेप्टेबल ही नहीं थे। इनफैक्ट बहुत सालों तक मेंडल का जो काम है वो अनरिकग्नाइज था। जब रिकग्नाइज करा गया उसके बाद इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक, एक बहुत लंबे गैप के बाद ही इनके काम को रिकग्निशन मिला था। मतलब उस टाइम इनके जो थ्योरीज है उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट वी हैव ही डिस्कवर्ड लिंकेज। उन्होंने क्या करा, डिस्कवर नहीं करा था लिंकेज। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था। अभी जो लिंकेज का कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ आया, वो क्रोमोजोम के साथ आया। लिंकेज का कॉन्सेप्ट है वो कब आया, वो आया क्रोमोजोम के साथ, क्रोमोजोम।
ठीक है, क्रोमोजोम के साथ लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया, और क्रोमोजोम मेंडल के टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, जीन डिस्कवर नहीं हुए थे, वो बहुत बाद में हुए। ही बिलीव दैट जेनेटिक ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स विल जनरली ब्लेंड इन देयर चिल्ड्रन, बिल्कुल भी नहीं। इनका तो कहना ये था कि एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रेसेसिव ट्रेट होता है, ऐसे ब्लेंड नहीं होते, चाहे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाए, चाहे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाए। मेंडल का ये मानना नहीं था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं या जो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर या फिर आप बोल सकते हो जीन, क्योंकि तब तो जीन डेवलप, लाइक जीन का नाम सब फैक्टर रखा था, हम ट्रेट्स करके बोलते थे, जीन जो वर्ड है वो डिस्कवर नहीं किया गया था। तो आई होप जितने भी न्यू और पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, ये सारी चीज़ें ही इसमें लिखी हुई है, जो करेक्ट है वो सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो पीपीटी एज इट इज़ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल फाइनेस्ट वे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन ह्यूमन जीनोम जंक डीएनए इज abundant, less than 2% of genome codes for protein. थर्ड ऑफ जो सी है, टोटल नंबर ऑफ जीन इज अबाउट 2000, okay, 2 lakh. Last number of gene, least number of genes are present in Y chromosome. So ये आपके 4 ऑप्शन है, इसके कॉम्बिनेशन है, लाइक दिस इज द कॉम्बिनेशन कि A B D करेक्ट है, या A B C करेक्ट है, या B C D करेक्ट है, या फिर B and C सिर्फ करेक्ट है। तो हम एक बार देख लेते हैं ह्यूमन जीनोम क्या है। ह्यूमन जीनोम इज नथिंग बट दी टोटल डीएनए ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, आप बोल सकते हो कि टोटल डीएनए, टोटल डीएनए को हम लाइक समटाइम्स वी कॉल इट जीनोम। ठीक है, अब ये चीज़ तो बिल्कुल सही है कि जो सबसे ज़्यादा डीएनए हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो जंक है। ठीक है, हमें जंक लगता है, मे बी उनके जो कैरेक्टर्स है वो अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किए, हमें नहीं पता कि वो पार्ट डीएनए का करता क्या है, क्या काम है उनका। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो अबंडेंट पार्ट है डीएनए का, जो मैक्सिमम एरिया है डीएनए का, वो जंक है। ठीक है, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, दिस इज करेक्ट ऑल्सो। ठीक है, जो 2% है ना, जो 2% डीएनए है वो करते हैं प्रोटीन की कोडिंग, है ना। आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे डीएनए, फिर लिखेंगे आरएनए, फिर लिखेंगे प्रोटीन। ठीक है, इसी तरीके से पाथ होता है, और यहाँ पे जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए से आरएनए को हम क्या कहते हैं, जब डीएनए का एक स्ट्रैंड कॉपी होता है दूसरे नए स्ट्रैंड में, तो वो आरएनए क्रिएट करता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। इसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए पे हमने ऑलरेडी डीएनए के एक स्ट्रैंड को आरएनए में कॉपी कर लिया, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एक स्ट्रैंड में जो हमने कॉपी की इन्फॉर्मेशन, उसको कोड करना है ना प्रोटीन के लिए भी भाई, सो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। एंड दिस इज योर सेंट्रल डोग्मा। यही ही फ्लो रहता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का। तो बेसिकली अल्टीमेटली अगर आप देखो तो जो डीएनए में इंफॉर्मेशन है वही ही घूम फिर के प्रोटीन की कोडिंग कर रही है। एंड प्रोटीन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, क्लियर। देन थर्ड स्टेटमेंट वी हैव टोटल नंबर ऑफ जीन इज अबाउट 2 lakh. ओके, लीस्ट नंबर ऑफ जीन आर प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम। अच्छा, इन दोनों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो डी का करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है उसमें सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं। द लीस्ट अमाउंट ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम। अब ये वही वाई क्रोमोसोम है जिससे कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। एक्स वाई एक्स एक्स जो हमारा जेंडर स्पेसिफिक क्रोमोसोम होता है ना। सो हम 22+1 लिखते हैं ना, 22+1 पेयर, 22+1 पेयर, मतलब क्या, ये टोटल नंबर में 44 है, एंड ये क्या है 2। सो टोटल आपकी बॉडी में 46 क्या है, क्रोमोसोम है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम 46 है। एंड अगर हम देखें तो 23 पेयर्स आपके क्रोमोसोम होते हैं। और इसको हम 22+1 क्यों लिखते हैं, ये जो फर्स्ट 22 है इसको हम कहते हैं ऑटोजोम्स, इसको हमने बोला ऑटोजोम्स। ठीक है, एंड ये जो एक पेयर है इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इसको हमने बोला सेक्स क्रोमोसोम, क्लियर। और सबसे ज़्यादा लेस नंबर ऑफ जो जीन होते हैं वो वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए बी और सी का ऑप्शन, हाँ ठीक है।
ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ये गो थ्रू कर सकते हो। वैसे अभी मैं पीपीटी शेयर करने वाली हूँ। लेट्स मूव अहेड। अच्छा, आगे क्वेश्चन में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारा एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे, शुरुआत में ही आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। दोनों ही तरीके के डिवाइस में, इवन आपके लैपटॉप में भी आप ये सर्व कर सकते हो। इवन आपके लैपटॉप में भी आप ये एप्लीकेशन चला सकते हो। हम इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर फोरेंसिक स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इसके अलावा जितने भी अदर एग्जामिनेशन होते हैं फॉर जॉब एंड फॉर यूजीसी नेट सब कुछ। तो वी प्रोवाइड फोरेंसिक साइंस ऑनलाइन एजुकेशन। अब ये सारी की सारी कोचिंग अवेल कर सकते हो। एनएफएसयू के लिए कोचिंग अवेलेबल है, सीयूईटी यूजी पीजी के लिए कोचिंग अवेलेबल होती है, यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी के लिए कोचिंग अवेलेबल होती है। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप में। पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा मैं भी फर्दर फटाफट से क्विकली शेयर करूंगी, बट 2 तरीके के मेजर हमारे पास कोर्सेज होते हैं, स्टडी मटेरियल कोर्स, वीडियो लेक्चर कोर्स। तो वीडियो लेक्चर कोर्स में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, स्टडी मटेरियल कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही एक्सक्लूड होते हैं, बाकी सारा कुछ होता है। बहुत ही अमेजिंग कोर्स होता है। यू कैन ज्वाइन आवर नेटवर्क, यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एप्लीकेशन की की फीचर्स क्या क्या है, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाता है बिल्कुल कंसाइज, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको यूनिट टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस पेपर का डिस्कशन हम करते हैं, और हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कराते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हमारे की फीचर है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर क्लासेस, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर पे क्लिक करना और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 13th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिस क्वेश्चन इज सेइंग an isolated population with equal number of blue-eyed and brown-eyed individuals was decimated by earthquake. Only a few blue-eyed individuals survive for the next generation. The change in gene pool is, first option है Hardy-Wimber equilibrium, ब्लॉक्ड जीन फ्लो, फाउंडर इफेक्ट, या फिर बॉटलनेक इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, ये मानो कि कोई आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, मतलब ये एक इलाका है, यहाँ पे एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन रहती है विद इक्वल नंबर ऑफ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड। तो ये जो मैं रेड से बना रही हूँ ये है लेट्स से ब्राउन आइड, और ब्लू से ब्लू आइड बना देती हूँ, ठीक है। ये ब्लू आइड, तो ये इक्वल नंबर है, ठीक है। दोनों पॉपुलेशन ना इक्वली प्रेजेंट है, इक्वल पॉपुलेशन है भाई, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे? आ गया अर्थक्वेक, ठीक है। इस पॉपुलेशन में आ गया अर्थक्वेक। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ब्लू आइड इंडिविजुअल्स बचे, मतलब कुछ ब्लू आइड इंडिविजुअल्स बचे हैं, नेक्स्ट जनरेशन पे सर्वाइव करेंगे। अब ये जो जीन पूल चेंज हो गया, पहले क्या थे? ब्लू आइड भी थे, ब्राउन आइड भी थे, अब सिर्फ और सिर्फ ब्लू आइड बचे। तो ये जो जीन पूल चेंज हो रहा है, ये एक तरीके का जीन पूल शेयर कर रहे होंगे। इनके बॉडी में जितना भी डीएनए है, जितनी भी जीन है, उनको हम कलेक्टिवली कहेंगे जीन पूल। और अगर ये आपस में ही शादियां कर रहे हैं तो वही ही जीन पूल घूम फिर के फिर से जेनरेट हो रहा है, ऐसे ही होगा, है ना। सो यही आपको बताना है कि ये जो इफेक्ट आया कि कुछ ही नेक्स्ट जनरेशन में ब्लू वाइट बच गए, उसे हम कौन सा इफेक्ट कहेंगे? हार्डी-विम्बर्ग बोलेंगे, ब्लॉक्ड जीन फ्लो बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे, या फिर बॉटल नेक इफेक्ट बोलेंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक मतलब बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। बॉटल की नेक देखी होगी ना आपने, सो वही है बॉटल नेक इफेक्ट। हम देख लेते हैं व्हाट इज दिस। सो दिस सिनेरियो डिस्क्राइब्स वेयर एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज decimated by an earthquake, resulting only few blue-eyed individuals surviving for the next generation, represent the bottleneck effect. The bottleneck effect occurs when a population undergoes to a drastic reduction of its size, है ना। अचानक से अर्थक्वेक आ गया तो फिर इनकी पॉपुलेशन में एकदम ड्रास्टिक रिडक्शन होगा ना, बहुत लोग मर जाएंगे। सो लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जो इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी थी वो क्या हो गई? इन्होंने लूज कर दी। इन दिस केस द अर्थक्वेक कॉजेज अ सीवियर रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज, एलिमिनेटिंग मैनी इंडिविजुअल्स विद ब्राउन आइज and leaving only few blue-eyed survivors. As a result, the gene pool of the subsequent generation is greatly reduced and कुछ ही बचे ना, तो इसी हम कहते हैं बॉटलनेक
इफेक्ट। अब अभी यहाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में बोलता है कि कोई भी म्यूटेशन ना हो, या इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि अगर ये चीज़, ये फॉलोइंग चीज़ नहीं होती है तो जो जीन है वो एग्जैक्टली सेम होता है। वो हम पढ़ लेते हैं दैट दिस इज द लाइक फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट, मतलब इनकी जो अलील फ्रीक्वेंसी है, अलील क्या होते हैं, पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन, इनकी जो अलील फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। कब? जब क्या हो रहा है, कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का माइग्रेशन नहीं हो रही है, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रही है। अगर इनको हम स्टैग्नेंट रखें, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो माइग्रेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये जो अलील फ्रीक्वेंसी है इट विल रिमेन कांस्टेंट, और यही हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहलाता है। नाउ ब्लॉक्ड जीन इफेक्ट क्या होता है? जीन फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन पॉपुलेशन। जीन फ्लो क्या मतलब, मैं किसी से शादी करूं, फिर हमारे बच्चे हों, फिर मैं हमारे बच्चों की शादी किसी से हो, फिर उनके बच्चे हों, तो ये जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो जीन ट्रांसफर हो रहा है, जो जीन का फ्लो हो रहा है, इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ जीन, या फिर इसे हम कहते हैं जीन फ्लो। ठीक है, बिटवीन पॉपुलेशंस। क्योंकि मेरी शादी किसी और से होगी ना, हमारी कम्युनिटी में तो ऐसे ही होता है राइट कि हम लाइक दूसरे, हमारी फैमिलीज में शादी नहीं करते, दूसरी फैमिलीज में शादी करते, तो वो क्या हो रहा है, न्यू मिक्सचर हो रहा है, और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से मेट करके नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करी जाती है, तो इसे हम बोलते हैं जीन फ्लो। जब ये जो जीन का फ्लो है किसी फिजिकल बैरियर की वजह से ब्लॉक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से ये एक नया पहाड़ बन गया, इधर रहती हैं ग्रीन कलर की बर्ड्स और इधर रहती हैं रेड कलर की बर्ड्स। ठीक है, पहले ये आपस में मीटिंग करते थे, बट अब ड्यू टू दिस हिल जो कि अभी अभी ही बना है ना, लेट्स जस्ट इमेजिन कि कोई नया पहाड़ बना है, और इस पहाड़ की वजह से अब रेड वाली जो बर्ड्स है वो ग्रीन वाली बर्ड्स के पास नहीं आ पा रही है, जो ग्रीन वाली बर्ड्स है वो रेड वाली बर्ड्स के पास नहीं आ रही, और एक सेपरेशन हो गया। अब इनका जो जीन फ्लो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। और इसी तरीके से जब कभी भी फिजिकल बैरियर, इट डज इन्वॉल्व फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर या फिर मल्टीपल बैरियर्स की वजह से जब ये जीन फ्लो ब्लॉक हो जाता है तो हम इसे कहते हैं ब्लॉक्ड जीन फ्लो। देन वी हैव फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या है? इट ऑकर्स व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एस्टैब्लिश अ न्यू पॉपुलेशन। कोई एक ग्रुप नया पॉपुलेशन बना ले, लीडिंग टू अ लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेयर टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी है, इसका जो एक पार्ट है ये क्या कर लेता है, ये छोटा सा पार्ट जाके नई कम्युनिटी बना लेता है, नई पॉपुलेशन बना लेता है। तो अब आप कंपेयर करो, जो ए पॉपुलेशन है वो बी पॉपुलेशन से तो ज़्यादा ही बड़ी है ना, ऑफ कोर्स बड़ी है, जीन पूल बड़ा होगा, वेरिएशंस ज़्यादा होंगे, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, राइट। सो इसी वजह से हमने बोला कि जो छोटी पॉपुलेशन है उसमें कम डाइवर्सिटी, कम पॉपुलेशन जो बड़ी पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा डाइवर्सिटी है। while the scenario involves a small number of survivors forming the next generation, it does not describe the establishment of new population with reduced genetic diversity compared to the larger ancestral population. Therefore the founder effect is not the most accurate term for this scenario. मतलब इसके लिए ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये बॉटल नेक इफेक्ट, ये जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको ये जो समझना है, ये जो आपको ये समझना है जो फाउंडर इफेक्ट है यही है कि एक नई पॉपुलेशन फाउंड हुई हमें एक बड़ी पॉपुलेशन के वजह से। सो एक तरीके का फाउंडर इफेक्ट है। फाउंडर इफेक्ट का ये जो हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ था उससे कोई लेना देना नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is greater trochanter is present as fibula, skull, femur and tibia. So ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बोन्स हैं। फिब्यूला कौन सी होती है, टीबिया कौन सी होती है? टीबिया फिब्यूला पास में ही होती है। फीमर आपके सबसे मजबूत और लंबी बोन है, आपके पैरों की जो बोन होती है वो। स्कल तो सबको पता है व्हाट इज स्कल, इसका करेक्ट आंसर है, आपने ऑलरेडी देख लिया। दिस इज द फीमर। फीमर में ये जो एरिया होता है दिस इज नोन एज greater trochanter. The greater trochanter is a bony prominence located in the proximal upper end of the femur. देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये आपके हिप बोन से जाके अटैच होता है, ओके, विच इज द थाई बोन। आपकी फीमर को हम कहते हैं थाई बोन, जो थाई में प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है। इट सर्व्स एज द अटैचमेंट पॉइंट for various muscles including gluteal muscle. For the hip, the greater trochanter can be palpitated on the outer side of the hip region. So ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये आपके कौन से एरिया में प्रेजेंट है, फीमर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्मेटा इज प्रेजेंट ऑन द टूथ, फिब्यूला, डेंटल आर्क
एंड फीमर। सो ये डायस्मेटा क्या है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है इसमें। सो ये आपके रिलेटेड है डेंटल आर्क से। अब ये डायस्मेटा होता क्या है ये देख लेते हैं। ये जो आपको दांतों के बीच जो स्पेस दिख रहा है ना, आपने सुना होगा कि बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम कहते हैं डायस्मेटा। क्या है, डायस्मेटा। जब दांतों के बीच का जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसको हम कहते हैं डायस्मेटा। और ये आपके डेंटल आर्क में प्रेजेंट है। ये जो आप बोल रहे हो ना, दिस इज द डेंटल आर्क, और डेंटल आर्क में प्रेजेंट होती है। अ डायस्मेटा refers as the gap in space between two teeth in the dental arc. It is most commonly used to describe the gap between the upper frontal teeth, जिन्हें हम कहते हैं incisors. यूजुअली आपके मिडल इंसाइजर मतलब फ्रंटल इंसाइजर पे ही ऐसे होते हैं, बट इट कैन ऑकर बिटवीन अदर टीथ इन द माउथ। इसे हम कहते हैं डेंटल आर्क एंड दिस इज डायस्मेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या है आपको ये बताना है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। सो मोनो मतलब होता है वन। तो ऐसे होता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सैकेराइड्स होते हैं। सैकेराइड्स आर नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट या शुगर। सैकेराइड्स को हम शुगर से करते हैं। तो अब ये मोनोसैकेराइड कौन सा है जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल हो। तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज दी करेक्ट आंसर। है मोनोसैकेराइड। फ्रक्टोज के अलावा अगर यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट होता ना, ग्लूकोज भी क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। बट जो सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सारे मल्टीपल शुगर हैं, सिंपल शुगर नहीं है। दिस इज योर सिंपल शुगर। फ्रक्टोज आपकी सिंपल शुगर है, ग्लूकोज आपकी सिंपल शुगर है, ठीक है। दिस इज मोनोसैकेराइड्स। They are the building blocks of carbohydrates. Fructose is commonly found in fruits, honey, and some vegetables जिनमें भी थोड़ा सा sweetness present होता है, उन सब में fructose present होता है। It also component of a disaccharide sucrose which is composed of fructose and glucose. Fructose glucose को mix करके जब हम sucrose बनाते हैं तो वो disaccharide बन जाता है। Sucrose is a disaccharide. It is commonly known as table sugar. Maltose है, it is monosaccharide again. Lactose जो है ये भी disaccharide है. It is composed of one molecule of glucose and one molecule of galactose, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। A long straight chain of glucose unit twisted into a helical coil is known as amylose. पढ़ लेते हैं amylose क्या है। Amylose is a type of polysaccharide composed of a लॉन्ग अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट। जब ट्विस्टेड चेन आपको दिखती है ग्लूकोज की तो उसे हम कहते हैं अमाइलोज। नाउ कॉटन फाइबर क्या है, कॉटन फाइबर आपकी पॉलोसैकेराइड है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अमाइलोपैक्टिन क्या है, अगेन इट इज अ पॉलीसैकेराइड फाउंड इन स्टार्च, स्टार्च में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन वी हैव जूट फाइबर, जूट फाइबर भी सेल्यूलोज से मिलकर बनेगी, ये भी क्या है, पॉलीसैकेराइड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए, a man with a type A blood group marries a woman with type AB blood group. What are the different blood groups of their children could have? ठीक है। सो फीमेल की हम बात कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं फीमेल, इसको हम कहते हैं मेल। मेल का जो ब्लड ग्रुप है, मेल ब्लड टाइप है A एंड शी इज AB। तो पॉसिबल अलील्स क्या बनेंगे, ठीक है, एन A के साथ। तो जब कभी भी फॉर एग्जाम्पल इसका तो A ही बनेगा ना। तो अगर ये दोनों क्रॉस करते हैं तो ब्लड टाइप ए हो सकता है, ये दोनों क्रॉस करते हैं तो ए बी हो सकता है। इससे ज़्यादा तो कोई अलील बन ही नहीं सकता, राइट। सो ए और ए बी, ए एंड ए बी, थर्ड इज दी आंसर। या तो ए होगा या तो ए बी होगा, इससे अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको ये पता है कि ये को डोमिनेंस, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में मतलब क्या होता है कि दोनों ही जो अलील होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। जैसे कि ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, मतलब ये भी डोमिनेंट है स्टार मार्क, ये भी डोमिनेंट है, इस वजह से साथ में एक्सप्रेस होंगे। जब ए के साथ ज़्यादा तो ऑफकोर्स डोमिनेंट कैरेक्टर है ही, तो ब्लड ग्रुप ए ही क्रिएट करेंगे। ओके, this is the explanation you guys can collect it from our telegram group. Next question is question number 19. A stain can presumptively be identified as blood by barberio test, लिगोमेलाकाइड ग्रीन जिसे हम LMG भी कहते हैं, हम यूज़ नहीं करते अब इसे, अमाइलेज टेस्ट, एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट। तो देखो LMG हम यूज़ नहीं करते बट दिस इज द प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर ब्लड, ठीक है। फिनोफ्थलीन जिसे हम कैसलमेयर कहते हैं वो भी प्रिजम्पटिव टेस्ट है, LMG भी है, बेंजीडीन टेस्ट है, ये सारे के सारे भी बंद हो गए हैं,
बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि जो ल्यूकोमेलाकाइड ग्रीन है ये कार्सिनोजेनिक है, इस वजह से अब हम इसे यूज़ नहीं करते। बट दीज लाइक दिस ल्यूकोमेलाकाइड ग्रीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग ब्लड ग्रुप इज द इन द प्रिजम्पटिव टेस्ट। अमाइलेज हम सलाइवा सैंपल के लिए करते हैं, एसिड फॉस्फेटेज सलाइवा के लिए भी कर सकते हैं, सीमन के लिए भी कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टेस्ट। जो बारबेरियो टेस्ट है ये आई गेस दिस इज फॉर यूरिन, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी याद मुझे नहीं आ रहा है, बट बारबेरियो टेस्ट इज अगेन उसका कोई लेना देना नहीं है, ब्लड टेस्ट है। ल्यूकोमेलाकाइड ग्रीन इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट विद नॉट वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि किसी भी एसिडिक एनवायरनमेंट में ये पॉजिटिव आपको रिजल्ट दे देते हैं। Next question is the term metabolome refers the total genetic content, total protein content, total small molecule content and total enzyme content. So correct answer is total small molecule content. तो जितना भी small molecule content है आपकी body में, of course biomolecule, ठीक है, बायोमोलिक्यूल के केस में हम इसे कहते हैं मेटाबोलोम, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे बोलेंगे मेटाबोलोम, दैट रेफर्स टू द कंप्लीट सेट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफन रेफर एज द मेटाबोलाइट्स। इसे हम मेटाबोलाइट भी कहते हैं, प्रेजेंट इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। मेटाबोलाइट्स कैन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज शुगर, अमाइनो एसिड, लिपिड, हार्मोन, small organic molecules etc. total genetic protein and total enzyme content मैंने यहाँ पे already mention कर दिया है, so you guys can go through it. So that's it for this video everyone. I hope ये video आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा important होगी। अगर ये important है तो don't forget to share this video with your friends. Thank you so much for watching this video. I'm really glad and wishing you all the best for your upcoming examination. अगर coaching classes join करनी है, download the application, link is in the description below. If you have any question, query or doubt, you can comment your doubt. You can reach out to us through Instagram, WhatsApp support number, which is again all the links are given in the description box. Do check that out. Thank you so much again. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.